तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नाइट क्लासेस में। और आज हम लोग का ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड लेक्चर में कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण और परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है। मान लीजिए एक निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश जैसे कि चलती हुई बस के अंदर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और वो व्यक्ति जब बस हिलती है किसी जंप पर कहीं गड्ढे के अंदर जाती है तो बस हिलती है। ठीक है, तो सभी लोग जो हिल जाते हैं बस के साथ साथ तो वे एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ आवेश को रखा गया है। जब बहुत सारे आवेश एक ही निकाय के अंदर होते हैं तो आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, बल लगाते हैं और उन बलों के कुल योग को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए ये एक मूल बिंदु है। मूल बिंदु, प्रत्येक चीज की स्थिति ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु होना आवश्यक है। ठीक है, और बल उन्हीं के बीच लगाया जा सकता है जिनकी हम स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एक मूल बिंदु है, इस पर उपस्थित है Q1 आवेश है। ठीक है, और इससे दूर दूर कहीं आगे उपस्थित Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 इस प्रकार के कई आवेश है। ठीक है, और भी हो सकते हैं, आप 6, 7, 8, 10 कितने भी आवेश ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए Q1 की स्थिति R1 के सापेक्ष R1 वेक्टर है। ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष क्या है Q1 की स्थिति R1 वेक्टर। तो स्थिति क्या होती है, स्थिति केवल केवल एक परिणाम होती है कि भाई O से इतनी दूरी पर R1 वेक्टर ये दूरी दी गई, इतनी दूरी पर Q1 स्थित है। ठीक है, अब हम लोगों को पता करना है कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इनकी स्थिति क्या है, तो इनकी स्थिति हम Q1 के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। ये देखिए ऐसे, मान लीजिए R12 वेक्टर, इसका मतलब है R1 पहले के कारण दूसरी की स्थिति। ठीक है, Q1 के द्वारा Q2 की स्थिति R1 वेक्टर से निरूपित की जाती है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति क्या है, R1 वेक्टर। अब ये स्थिति यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी का पता करता है। ठीक है, परिणाम का पता करता है। अगर हमें दिशा बतानी हो तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर R12 कैप। ये दिशा और परिणाम दोनों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और स्थिति बताता है। जिस प्रकार हम लोगों ने इसकी स्थिति निकाली, ठीक इसी प्रकार हम लोग Q3 की स्थिति निकाल लेंगे। Q3 की स्थिति R13 वेक्टर। इसका मतलब है Q1 के सापेक्ष यानी कि Q1 के कारण Q3 की स्थिति। ठीक है, चलिए हम लोगों ने वो भी चेक कर ली। अगर दिशा की बात है तो हम लोग लिखेंगे R13 कैप। ठीक है, चलिए अब Q4 की स्थिति चेक कर लेते हैं। R14 वेक्टर, इसका मतलब क्या है, Q1 के सापेक्ष Q4 की स्थिति। ठीक है, और दिशा की बात है तो दिशा तो लोग कैसे निकालेंगे, R14 कैप। अब इसी प्रकार Q5 R15 वेक्टर, दिशा की बात है तो R15 कैप। फिर यहाँ R16 वेक्टर और दिशा की बात आई तो R16 कैप। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से इसको निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने ये कार्य कर दिया। अब इसके पश्चात देखिए सभी की दूरियां अलग अलग है। Q1 की Q2 से दूरी तो अलग है, Q1 से Q3 की दूरी जो है वो अलग होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ सारी दूरियों में डिफरेंस होता है। ये बहुत दूर है, ये बहुत पास है। तो कोई सा आवेश Q1 पर बल ज्यादा लगाएगा और कोई सा आवेश Q1 पर बल कम लगाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सभी आवेश एक समान से तो आवेश पर बल नहीं लगा पाएंगे। Q1 पर एक समान तो सब फोर्स नहीं लगा पाएंगे, सबके सब अलग अलग फोर्स लगाएंगे। तो सब अगर अलग अलग फोर्स लगाएंगे तो हमें इस पर लगने वाले कुल बल का योग कैसे प्राप्त होगा, Q2 के कारण लगने वाला बल प्लस Q3 के कारण लगने वाला बल प्लस Q4 के कारण लगने वाला बल। इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, सभी आवेशों के द्वारा Q1 पर लगाए गए बलों का योग करेंगे। ठीक है, तो Q1 पर लगने वाले कुल बल की मान की गणना होगी। तो चलिए पहले हम लोग इस बात को आप समझ चुके हैं तो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश उपस्थित हों तो अन्य आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगाया गया कुल बल। देखिए यदि किसी निकाय में अनेक आवेश उपस्थित हों तो अन्य आवेशों के द्वारा, सभी आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगाया गया कुल बल कोमा, लगाया गया कुल बल कोमा निकाय में उपस्थित उसी एक आवेश पर अन्य अलग अलग
निकाय में उपस्थित उसी एक आवेश पर अन्य अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। ठीक है, कुल बल किसके बराबर होता है? निकाय में उपस्थित अन्य अलग अलग उसी एक आवेश पर लगाए गए आवेशों के द्वारा बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि Q1 आवेश पर कुल बल कितना होगा, जो Q2 के Q3 Q4 Q5 Q6 सब के द्वारा लगाया जाएगा, वो बल जो होंगे सबका वेक्टर योग करेंगे और जो योग फल आएगा वो क्या होगा? Q1 पर लगने वाला कुल बल। अब जिस प्रकार से ये सारे के सारे आवेश मिलकर के Q1 पर फोर्स लगा रहे हैं, इन्हें Q1 ही मिला के ये Q2 पे भी तो फोर्स लगा सके या Q3 पे भी तो लगा सके, तो भैया लगाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे आवेश Q1 पे भी फोर्स लगा रहे हैं, ये सारे के सारे आवेश Q2 पे भी फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये सारे आवेश मिलकर के Q3 के ऊपर भी फोर्स अप्लाई करेंगे और ये सारे के सारे इसी प्रकार मिलकर के Q4 पे भी करेंगे। ठीक है, Q5 पे भी करेंगे, Q6 पे भी करेंगे, तो सभी आवेशों पर ये सब के सब मिल करके क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ठीक है, लेकिन उन सभी आवेशों का फोर्स अलग अलग निकाल सकते हैं अगर हमें किसी एक आवेश के फोर्स का पता हो। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम लोग इसकी उत्पत्ति करते हैं, उसके पश्चात हम Q1 पर लगने वाले बल की गणना करते हैं। ठीक है, आइए माना एक निकाय है जिसमें अनेक आवेश Q1 और यहाँ Q6 Qn कर देते हैं। ठीक है, Qn मतलब इनफिनाइट, क्या पता कितने होंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं n और यहाँ पे भी n आवेश Q1 Q2 Q3 डैश Qn है जिनमें से Q2 Q3 Q4 डैश Qn की स्थितियां Q1 के सापेक्ष क्रम से, ये आवेश हो गए और Q1 Q2 निकाय जिनमें से Q2 Q3 Q4 और Qn की स्थितियां Q1 के सापेक्ष क्रम से R12 वेक्टर R14 वेक्टर R4 नहीं सॉरी 3 आएगा यहाँ पे 1314 वेक्टर डैश Rn वेक्टर। ठीक है, ये क्या आ गई? R1 वेक्टर। ये सभी आवेशों का नाम लिखा गया। ठीक है, जिनमें से Q2 Q3 Q4 Qn की स्थितियां Q1 के सापेक्ष क्रम से R12 वेक्टर R13 वेक्टर R14 वेक्टर डैश Rn वेक्टर है, इनकी स्थितियां भी लिख दी गई। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे तो Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल F12 वेक्टर, यानी कि पहले पर लगाया गया दूसरे के द्वारा बल। ठीक है, पहले पर बल लग रहा और दूसरे ने लगा रखा, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर। वेक्टर आप लोग यहाँ से हटा दीजिए, वेक्टर के स्थान पर हम लोग यहाँ परिणाम लिखते हैं। ठीक है, तो वेक्टर परिणाम एक ही बात है क्योंकि परिणाम परिणाम को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर, यहाँ जो दूरी होती है दूरी का स्क्वायर किया जाता है। ठीक है, इनटू में यहाँ दिशा लिखी जाएगी, तो दिशा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? जब ये Q2 आवेश Q1 पर फोर्स लगाएगा तो कैसे लगाएगा? नीचे की ओर लगाएगा फोर्स, बल की दिशा कैसे हो जाएगी? ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस दिशा को प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे? R12 कैप, R12 कैप। इसी प्रकार Q3 Q1 पर Q3 के द्वारा
लगाया गया बल F13 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 का होल स्क्वायर R13 कैप। ये हो गया परिणाम। Q3 के द्वारा Q1 पर फोर्स कैसे लेकर गए, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये तो हो गया परिणाम, ठीक है। R13 यहां से यहां तक की दूरी, और इसकी दिशा कैसे प्रदर्शित करेंगे, R13 वेक्टर से, ठीक है, R13 वेक्टर। अब इसी प्रकार तथा Q1 पर Q4 के द्वारा लगाया गया बल F14 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q4 डिवाइड बाई Q14 स्क्वायर Q14 का क्या, ठीक है। ये हो गया चौथे आवेश के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। अब इसी प्रकार हम पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सबके द्वारा लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ लिखते हैं डैश 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 करके Q1 पर Qn के द्वारा लगाया गया बल F1n वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1n का होल स्क्वायर R1n कैप, ठीक है। तो ये एक अनंत पर जो आवेश रखा गया है उसके द्वारा पहले आवेश पर लगाए गए बल की गणना है, ठीक है। चलिए अब अध्यारोपण के सिद्धांत में हम लोग करना क्या है, सभी आवेशों का एक साथ योगफल, ठीक है। तो यहां कर देते हैं Q1 आवेश पर लगने वाला कुल बल F बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस डैश 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 Fn वेक्टर, ठीक है, Fn वेक्टर। तो सभी जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं ये फोर्स लिखे गए हैं, सभी फोर्सों के द्वारा लगाए गए जितने फोर्स हैं सभी फोर्सों को एक साथ जोड़ा जाएगा और Q1 पर लगने वाले बल की गणना की जाएगी। एक मिनट मैं फ्रेम चेक कर लूं, फ्रेम में आ रहा है या नहीं। जी हाँ, अच्छे से आ जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं F इक्वल टू F12 वेक्टर। F12 वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये रहा यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, ठीक है। फिर प्लस करेंगे F13 ये रहा, इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 सॉरी Q3 है अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R14 स्क्वायर R14 कैप, ठीक है। इसके बाद फिर डैश 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 1/4πε0 Q1 Qn डिवाइड बाई R1n स्क्वायर R1n का कैप, ठीक है। इस प्रकार से अब इनमें जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ सकता है इनके अंदर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको F इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। ये सब के अंदर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर R12 कैप प्लस Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 का होल स्क्वायर R13 कैप फिर प्लस Q1 Q4 डिवाइड बाई R14 का होल स्क्वायर R14 का कैप डैश 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 Q1 Qn डिवाइड बाई Rn का होल स्क्वायर Rn का कैप। ये हो गया कंप्लीटली फोर्स। ये क्या आया
एक आवेश Q1 पर लगने वाला कुल बल, ठीक है, ये हमारे पास निकल गया। आप लोग अगर यहाँ से चाहो तो आप देख सकते हो Q1 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 सब में कॉमन है, तो आप लोग यहाँ पे Q1 भी कॉमन ले सकते हैं, जो को यहाँ के अंदर से हटा दीजिए और ये आपका Q1 कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी एक आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश उपस्थित हो तो अन्य आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगाए गए बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, ठीक है। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश उपस्थित हो तो अन्य आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगाया गया कुल बल निकाय में उपस्थित उसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये निकाय बनाना है, ठीक। निकाय के अंदर इन सभी आवेशों को रखना है, किस आवेश की किस प्रकार से स्थिति हम लोगों ने चेक की है वो देखना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से देख लीजिए। उसके बाद फिर इसकी व्याख्या करेंगे है कि माना एक निकाय जिसमें अनेक आवेश Q1 Q2 Qn उपस्थित है, जिनमें से Q2 Q3 Q4 Qn की स्थितियां Q1 के सापेक्ष क्रम से R12 वेक्टर R13 वेक्टर R14 वेक्टर Rn वेक्टर है। तो Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल F12 वेक्टर 1/4πε0 Q1 into Q2 upon R12 square upon into R1 कैप, ये दिशा को प्रदर्शित करता है, ये परिणाम को प्रदर्शित करता है कि Q1 Q2 के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, और ये दिशा को प्रदर्शित करना। इसी प्रकार Q1 के द्वारा Q3 पर लगने वाला बल, इसी प्रकार फिर Q1 के द्वारा Q4 पर लगने सॉरी Q1 पर Q4 के द्वारा लगने वाला बल, ठीक है। और इसी प्रकार Q1 पर Qn के द्वारा लगाया गया बल, ठीक है, सभी आवेशों के द्वारा जितने भी इसमें आवेश है Qn आ गया तो इसका मतलब सभी आवेश आ गए, ठीक है, सभी आवेशों के द्वारा लगने वाला बल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब Q1 पर लगने वाला कुल बल कैसे निकालेंगे, F12 पहले दूसरे आवेश के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल प्लस F13 तीसरे आवेश के द्वारा लगने वाला बल प्लस F14 चौथे आवेश के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। इसी प्रकार बहुत सारे आवेश है तो Qn F1n, ठीक है। यहाँ पे मार्कर एक मिनट Fn1n का मतलब पहले आवेश पर n लास्ट अंतिम आवेश के द्वारा लगाया गया बल, ठीक है। सभी बलों को योगफल करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके जो कॉमन होगा वो निकाल लेंगे, निकालने के बाद क्या आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे यही अध्यारोपण का सिद्धांत है, ठीक है। जिस प्रकार से सभी आवेशों ने मिलकर के Q1 पर फोर्स लगाया है, बल लगाया है, इसी प्रकार सारे के सारे आवेश मिलकर के Q2 पर भी बल लगाएंगे, इसी प्रकार सारे के सारे आवेश मिलकर के Q3 पर भी बल लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर F यहाँ पे कुल फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया है ये, ठीक है, ये टोटल फोर्स जितना फोर्स यहाँ Q1 पर लग रहा है इतना ही फोर्स Q2 पे भी लग रहा है, इतना ही फोर्स Q3 पे भी लग रहा है और इतना ही फोर्स Q4 पर भी लग रहा है। तो हम लोगों ने इस निकाय में उपस्थित प्रत्येक निकाय पर लगने वाले बल की गणना कर ली, ठीक है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे कार्य करते हैं। तो चलिए इसके बाद नंबर आता है कूलॉम के नियम का महत्व, ठीक है। कूलॉम के नियम के क्या क्या उपयोग हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे चल के, और इसके महत्व कितने हैं, ठीक है, वो देखते हैं। कूलॉम के नियम के महत्व, कूलॉम का नियम बहुत बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों के लिए भी सत्य साबित होता है। मतलब कि जो बहुत बढ़िया दूरियां हैं जैसे कि ये एक आवेश यहाँ और एक आवेश यहाँ और इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा, ठीक है, एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे वो तो इससे ज्ञात किया जा सकता है कूलॉम के नियम से। अगर दो आवेशों को बहुत ज्यादा दूरी पर रख दिया जाए तब भी, जैसे 100 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए तब भी आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना की जा सकती है। और यदि बहुत छोटी दूरी हो, बहुत छोटी दूरी, इतनी छोटी कि दो चीजों को आपस में मिला दिया जाए,
ठीक है। और मिलाने के बाद उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, दो आवेशित वस्तुओं का यदि एक साथ मिला दिया जाए तो उन पर कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक सब बिल्कुल समीप करके रख दिया जाए, ठीक। तो तब भी उनके बीच की गणना, उनके बीच लगने वाले बल की गणना की जा सकती है। और उससे भी बहुत छोटी दूरी कौन सी, जो परमाणु की संरचना के अंदर होती है। देखिए करने के लिए साबित होता है, लगभग साबित होता है लगभग 10 की पावर -11 मीटर से 10 की पावर -15 मीटर तक, जो कि परमाणु में नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरियां हैं। इस नियम से केवल आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल की गणना ही नहीं की जा सकती, बल्कि उन बलों की भी व्याख्या की जा सकती है जिनके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधकर परमाणु की संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटी दूरी, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होती है वो 10 की पावर -11 से लेकर के 10 की पावर -15 मीटर तक होती है, ठीक है। ये बहुत छोटी दूरी है, ठीक। तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स की भी गणना इस नियम के द्वारा की जा सकती है। तो इस नियम का बहुत बड़ा महत्व है। आइए आप लोग एक साथ इसको मिलकर देखिए, एक साथ इसको पढ़ते हैं। गुलाम का नियम बहुत बड़ी दूरियों से लेकर के बहुत छोटी दूरियों के लिए सत्य साबित होता है। लगभग 10 की पावर -11 मीटर से 10 की पावर -15 मीटर तक, जो कि परमाणु में नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरियां हैं। इस नियम से केवल आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल की ही गणना नहीं की जा सकती, बल्कि उन बलों की भी व्याख्या की जा सकती है जिनके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधकर परमाणु की संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो विद्युत बल लेखों को समझने के लिए आप ये लकड़ी देखिए, मैं लाइट ऑफ कर दूं पहले। ये देखिए, ये आप लोगों को लाल कलर की जो लाइट दिख रही है, ठीक है, ये एक लकड़ी है जली हुई। देखिए ये एक आवेश है, इसको आप एक बिंदु आवेश मान लीजिए। जब ये विद्युत क्षेत्र के अंदर जाएगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में यह चलना आरंभ कर देता है, ठीक है। जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है उसी दिशा में ये चलना आरंभ कर देता है। मान के चलिए विद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है तो ये इस साइड जाएगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है तो ये इस साइड जाएगा। और यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहे, ठीक है, बार बार कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ ऐसे होती रही, ठीक है, तो ये एक ही स्थान पर ऐसे ऐसे कंपन करने लगता है, ऐसे कंपन करने लगता है, ठीक है। वास्तव में ये कंपन ऐसे एक जगह नहीं करता, ये कंपन ऐसे नहीं करता, ये कंपन ऐसे करे, ठीक है, इस तरीके से कंपन करता है। और जब ये इस तरीके से कंपन करता है तो कंपन करते हुए क्या होता है, हमें इस तरीके की, ये बहुत स्पीड से कंपन करता है तो फिर हमें इस तरीके से ये लाइट दिखाई देती है ऐसे गोल घूमती हुई, ठीक है। अब आप लोग चेक कीजिए, आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है वास्तव में ये जो जहाँ से ये गुजर चुका है सर्कल वहाँ बनता है। ये जो हमें रेड कलर की एक लाइट दिखाई देती है वो लाइट हमें वहाँ दिखाई देती है जहाँ से ये बिंदु, ये रेड कलर का बिंदु गुजर चुका होता है, ऐसे ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको बहुत काफ़ी स्पीड से घुमा रहा हूँ तो हमें सर्कल तो चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लकड़ी के ऊपर अंगारा है, जो रोशनी है, क्या वो एक जगह ठहर पा रही है? वो भी तो निरंतर गतिमान है, लेकिन हमें इतना बड़ा बिंदु तो नहीं है जितने हमें ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो सर्कल दिख रहा है इस सर्कल को हम कहते हैं बिंदु के चलने का पथ, ठीक है। जहाँ से ये गुजरेगा, जहाँ से ये रेड लाइट गुजरेगी, ये अंगारा गुजरेगा, ठीक है, ये आग गुजरेगी, वहीं पे तो सर्कल बनेगा। तो ये सर्कल क्या होता है, ये होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ, ठीक है। इस पथ को बोलते हैं रास्ता, रास्ता कह लीजिए, पाथ कह लीजिए। ये जो पाथ है इस पाथ को ही विद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक है। ये जो रेड लाइट है इसको आप मान के चलिए धन परीक्षण आवेश, जब ये गति करेगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, और इसके गति करने का जो रास्ता होता है, धन परीक्षण आवेश के गति करने का जो रास्ता होता है उस रास्ते को ही, उस पथ को ही विद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं,
यहाँ से दिखा सकता हूँ ऐसे, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए ये गोल गोल घूमता हुआ दिख रहा होगा आपको ऐसे। तो देख लिया आपने वीडियो, समझ लिया उसमें किस प्रकार से जो सर्कुलर मोशन होता है, उस मोशन को क्या कहते हैं, वो जो मोशन करता है, जो हमें रेड लाइट दिखाई देती है उसको धन परीक्षण आवेश का जो रास्ता होता है, जो लाइट दिखाई देती है चलते हुए, रेड कलर की एक पट्टी दिखाई देती है, एक गोल सर्कल दिखाई देता है, उस रास्ते उस पथ को ही वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बात को यहाँ देखते हैं। किसी विद्युत आवेश अथवा समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखिए विद्युत क्षेत्र का पता वहां पे चलता है जब कोई आवेश, जैसे सपोज कीजिए ये मेरा हाथ है, इस पर प्लस का निशान, ये धनावेश है, ठीक, इस धनावेश के अंदर इसका एक क्षेत्र होता है, जैसे चुंबक का अपना एक क्षेत्र नहीं होता, चुंबक लीजिए आप, ठीक है, और चुंबक को सपोज कीजिए चुंबक आपने आ रखी, एक कील लीजिए, ठीक है, कील को इसके समीप लाइए लाइए लाइए, थोड़ा हाथ दूर रखिए, ठीक है, चुंबक से थोड़ा दूर रखिए, और जब ये इसके चुंबक के क्षेत्र के अंदर आ जाती है तो चुंबक क्या करती है, दम दीजिए इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, तो पकड़ लेती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि चुंबक के अगर पास समीप हम कोई कील लेके आते हैं तो वो कुछ देर तक तो हमें लेके आने पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है, कोई उसका क्षेत्र होता है, ऐसी स्थिति आती है कि चुंबक अचानक से कील को अपनी ओर खींच लेती है और पकड़ लेती है। ठीक है, तो वो जो क्षेत्र जहां से कील अपने आप आकर्षित होकर चुंबक की ओर चली जाती है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र भी होता है। ठीक है, एक आवेश, मान लीजिए ये मेरा हाथ, ये एक विद्युत आवेशों का निकाय है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं, समुदाय है, ठीक है, आवेश समुदाय है, और कोई आवेश, आवेशित कण इसके अंदर, इसके पास आए और इसके बाहर का एक क्षेत्र होता है, ये अपने चारों तरफ एक विद्युत बल रेखाएं निकलती है, इसमें से विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलती है, ऐसे सभी दिशाओं में। ठीक है, कोई एक आवेश होगा तो उस आवेश से सभी दिशाओं में विद्युत बल रेखाएं निकलती है। अब ये क्या है, आवेशों का समूह, आवेशों का समुदाय, तो इससे भी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, विद्युत बल रेखाएं ऐसे भी निकलेगी, विद्युत बल रेखाएं ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी, ऐसे भी, नीचे की तरफ भी, इस तरफ भी। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा जैसे एक बड़ी गेंद पर बहुत सारे तीर लगे हुए हो। ठीक है, इस तरीके से जो आकृति आपके दिमाग में आ रही हो, ठीक है, तो उस आकृति को हम विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। जब कोई आवेशित कण इसके समीप आएगा, ठीक है, इसके क्षेत्र के अंदर आएगा, इसके क्षेत्र के अंदर आने के पश्चात आवेशित कण पर एक बल का अनुभव होगा। ठीक है, आवेशित कण क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, या तो वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा, आकर्षण बल का अनुभव करेगा यानी कि इसको खींचा जा रहा है। ठीक है, ये आवेशित क्या करेगा, खिंचाव महसूस करेगा। और यदि प्रतिकर्षण बल है तो प्रतिकर्षण बल में ये बिंदु आवेश क्या होगा, दूर की ओर हटेगा, दूर हटेगा, इसके समीप नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के बल का अनुभव करता है। जिस क्षेत्र के अंदर आने के पश्चात बिंदु आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये धन परीक्षण आवेश इसके अंदर आ जाएगा और विद्युत क्षेत्र के, चलो अंदर आ ही गया, ठीक है, और इस पर बल भी लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का इस पर बल लग रहा है। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरंतर बदलती रहे, ठीक है, कभी तेज हो जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सपोज कीजिए इस पर प्रतिकर्षण बल लगा, ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगेगा, जब ये प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा तो ये दूर की ओर हटेगा, और जब ये दुर्बल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा तो नजदीक आ जाएगा, फिर से जब ये प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा तो दूर हट जाएगा, जब ये दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा तो फिर से ये नजदीक आ जाएगा। तो ये बार बार ऐसे 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 गति करता रहेगा, बार बार। ठीक है, यह आवेशित कण बार बार ऐसे गति करता रहेगा, कब करेगा, जब विद्युत क्षेत्र निरंतर परिवर्तित हो रहा हो, विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा हो, निरंतर परिवर्तित हो रहा हो, कभी कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए। जब विद्युत क्षेत्र ज्यादा तो आवेशित कण दूर, जब विद्युत क्षेत्र कम आवेशित कण नजदीक, फिर विद्युत क्षेत्र ज्यादा फिर दूर, ऐसे ये ऐसे होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो ऐसे होता रहता है बार बार आगे पीछे होता रहे, इससे क्या होता है, विद्युत ये बिंदु आवेश क्या होता है, कंपन करने लग जाता है। ठीक है, कंपन, ऐसे वीडियो में बताया गया था कि विद्युत बिंदु आवेश कंपन करने लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा जिस ओर होती है, या विद्युत क्षेत्र की दिशा से मतलब होता है विद्युत बल रेखाएं, ये बल रेखाएं जिस ओर निकलती हैं वो ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। सपोज कीजिए कोई बिंदु यहाँ पे आ गया, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो ये बल की दिशा कैसी, इस विद्युत बल रेखा की दिशा कैसी, बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, तो इस पर
आवेशित कण कैसे बल लगाएंगे, बाहर की ओर ही बल लगाएंगे, इसको बाहर की ओर धक्का देंगे, ठीक है। और जब ये कम हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, तो फिर से वापस अंदर की ओर, ठीक है। तो ये कण ऐसे 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 कंपन करने लगता है, ऐसे कंपन करने लगता है, ठीक है। और जब ये ऐसे कंपन करता है तो वास्तव में देखिए, आप लोग इस पॉइंट को देखिए, ये व्हाइट कलर का पॉइंट देखिए, ठीक है। जब हम तो हमको कंपन कैसे समझते हैं हम, कि भाई ऐसे कंपन करता होगा, ऐसे कंपन नहीं करता, वास्तव में ये ऐसे कंपन करता है, ऐसे गोल गोल, ठीक है, ऐसे कंपन करता है। जब ये ऐसे कंपन करता है, ठीक है, और ऐसे कंपन करता है, कब करता है, जब ये निरंतर विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता रहे। यदि विद्युत क्षेत्र निरंतर परिवर्तित होता रहे तो ये कंपन करता हुआ कण क्या करता है, सर्कुलर पाथ पर चलने लगता है, सर्कुलर मोशन पर चलने लगता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन जैसे हमने उसमें लाइट के द्वारा आपको दिखाया, सर्कुलर मोशन ऐसे एक पथ बन जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक। जब ये ऐसे पथ बन जाता है तो जैसा आपको उसमें लाइट में दिखाया गया है एक्सपेरिमेंट में, कि भाई जहां से बिंदु गुजर चुका है वहां हमें सर्कुलर मोशन दिखाई देता है, वहां पे हमें सर्कुलर पाथ दिखाई देता है, रास्ता दिखाई देता है, जहां से बिंदु गुजर चुका है, ठीक है। और जो वो लाइन हमें दिखती है, रेड कलर की जो लाइट उस वीडियो में दिखती है, ठीक है, वो ही क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है रास्ता, और रास्ते को ही कहते हैं विद्युत बल रेखा। आगे बात समझ में, उस रास्ते को ही विद्युत बल रेखा कहते हैं। यदि कोई बिंदु आवेश इस प्रकार से गति करे सर्कुलर मोशन में, तो ये जो इसका रास्ता है गोल 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 गोल, ये ही क्या है, ये विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा, यही विद्युत बल रेखा है, ठीक है। अब इस पर इसके कई सारे गुण हैं, ठीक है। चलिए इसके गुण की हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि धन परिक्रम आवेश से क्या होती है, विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलती है, एक तो ये बात होगी। हमने मोशन भी देख लिया कण का। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं ये जो ऋणावेश होता है, ऋणावेश क्या करता है, विद्युत बल रेखाओं को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं धन परीक्षण आवेश धनावेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती हैं, ठीक है। धन से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और ऋण उनको इकट्ठा करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग आवेशों का गुण होता है, एक से निकलना विद्युत बल रेखा होगा और एक के अंदर एंट्री। उसके बाद हमने ये विद्युत बल रेखा देखी, विद्युत बल रेखा होती क्या है, विद्युत बल रेखा क्या है, धन परीक्षण आवेश के चलने के रास्ते को विद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक है। हमने इतना समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग थ्योरी पे ध्यान देते हैं, ठीक है, थ्योरी में क्या लिखा है। चलिए, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं किसी विद्युत आवेश अथवा समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आवेश, कोई एक आवेश भी हो सकता है, आवेशों का समुदाय मतलब बहुत सारे आवेश एक साथ इकट्ठा होकर समूह जो बनता है उसको आवेश समुदाय बोलते हैं, ठीक है। समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेशित कण या आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, ठीक है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं। किसी विद्युत आवेश अथवा समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे। यहाँ पे हम लोगों ने बल लिखा है, आप लोग प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों बोल सकते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है। बल का अनुभव करे तो ऐसे क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो आवेश बल की दिशा में चलने लगता है, ठीक है। यदि आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगता है। जैसे कि आवेश आया, ठीक है, और बल की विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, ठीक है, इसी साइड से आवेश आया तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर है, उस ओर, ठीक है, उस ओर है तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही चलने लगेगा, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही चलने लगेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है। यदि आवेश विद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह आवेश बल की दिशा में चलने लगता है। यदि बल की दिशा निरंतर बदलती रहे, ये जो विद्युत बल रेखाएं जिस ओर होती है उसी ओर बल लगता है, ठीक है। यदि विद्युत बल रेखा ऐसे निकल रही तो ऐसे ही बल लगेगा, ठीक है, और जब बल लगेगा तो ये दूर हटेगा। यदि बल की दिशा निरंतर बदलती रहे, बल की दिशा निरंतर कैसे बदलेगी, जब विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा तो बल होगा ज्यादा, और जब विद्युत क्षेत्र कम होगा तो बल हो जाएगा कम, ठीक है। जब विद्युत क्षेत्र ज्यादा तो बल ज्यादा, कण दूर जाएगा, जब विद्युत क्षेत्र कम तो बल कम हो जाएगा, वापस से आ जाएगा इसी के समय, ठीक है। तो ऐसे 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 ही गति करेगा,
ठीक, ऐसे कंपन करने लगेगा और ऐसे ऐसे कंपन करते करते ये ऐसे ऐसे कंपन करने लग जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे गोल गोल सर्कुलर मोशन बना लेता है। ये देखिए, तो वह आवेश बल की दिशा में चलने लगता है। यदि बल की दिशा निरंतर बदलती रहे तो बल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बल कम होता है ये होता है बल की दिशा निरंतर बदलती रहे, एक बार अंदर की तरफ, एक बार बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ, एक बार बाहर की तरफ, तो ये बल की दिशा तो बदल रही है। ठीक है, निरंतर बदलती रहे अर्थात आवेश कहा गया निरंतर बदलती रहे, तो आवेश के चलने की दिशा भी निरंतर बदलती रहती है। आवेश भी अंदर बार बार चलता रह रहा है। ठीक है, उसकी दिशा भी बार बार बदलती रहती है, अर्थात आवेश वक्र आकार मार्ग पर चलने लगता है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन आवेश के चलने के मार्ग को ही विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन आवेश के चलने के मार्ग को ही विद्युत बल रेखा कहते हैं। अतः विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र धनावेश चलता है। अतः विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र विद्युत आवेश चलता है। देखिए, जब ये कण ऐसे अंदर बाहर होगा तो ये ऐसे ऐसे कंपन करेगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे कंपन करेगा जैसे उसमें लाइट में दिखाया गया था, जब एक कण ऐसे गति करता है तो कण गुजर जाता है लेकिन हमें पथ तो दिखाई देता है। वो पथ क्या कहलाता है? वो पथ कहलाता है कण का वृत्तीय पथ। ठीक है, वक्राकार पथ। उस वक्राकार पथ को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत बल रेखा। ठीक है, या काल्पनिक निष्कोण वक्र। काल्पनिक निष्कोण वक्र को ऐसा निष्कोण वक्र होता है जो कि होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है, ऐसे वक्र को काल्पनिक निष्कोण वक्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र धनावेश चलता है, विद्युत बल रेखा, वह क्या कहलाता है? विद्युत बल रेखा कहता है। ठीक, चलिए इस चीज को हम लोग पहले दोबारा से पढ़ लेते हैं, एक बार दोबारा से। किसी विद्युत आवेश अथवा समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे तो ऐसे क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह आवेश बल की दिशा में चलने लगता है। यदि बल की दिशा निरंतर बदलती रहे तो आवेश के चलने की दिशा निरंतर बदलती रहती है, अर्थात आवेश वक्र आकार मार्ग पर चलने लगता है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन आवेश के चलने के मार्ग को ही विद्युत बल रेखा कहते हैं। अतः विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चलता है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु से खींचा गया रेखा स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब ये विद्युत बल रेखा से खींचा गया स्पर्श रेखा क्या होता है? देखिए, यदि ये विद्युत बल रेखा है, ठीक है, इस विद्युत बल रेखा का ये बिंदु ले लीजिए और इस पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ये जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये स्पर्श रेखा का निशान कैसे? ऊपर की ओर। तो जिस बिंदु से ये खींची हुई है, यहाँ जहां पर ये टच है विद्युत बल रेखा के साथ, इस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है ये स्पर्श रेखा। जब यह कण आवेशित जो कण है जब गति करने के पश्चात यहाँ आएगा तो इस पर लगने वाले बल की दिशा कैसे होगी? ऊपर की ओर। ठीक है, और यदि स्पर्श रेखा हम लोग यहाँ खींच दें, ठीक है, जब धनावेशित कण यहाँ आएगा तो इस बिंदु पर कैसा किस ओर लगेगा उस पर बल? इस बिंदु पर आने के पश्चात धनावेश पर नीचे की ओर बल लगेगा। ठीक है, और यदि हम लोग यहाँ विद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींच दें, ठीक है, जब बिंदु आवेश यहाँ आएगा तो यहाँ इस पर बल कैसे लगेगा? इस तरह। ठीक है, तो विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे बात समझ। चलिए, विद्युत बल रेखाओं के गुण, अब इनके कुछ गुण होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि प्लस से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, ऋणावेश में विद्युत बल रेखाएं एंट्री करती है, प्रवेश करती है। चलिए, पहला गुण, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये तो अच्छी बात है, पता है। चलिए, दूसरा,
विद्युत बल रेखाएं वक्र, विद्युत बल रेखा के वक्र के किसी भी बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। स्पर्श रेखा क्या करता है? बल की दिशा को प्रदर्शित, पता है। चलिए, कोई भी बिंदु, कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटन बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, जिससे कि एक ही बिंदु की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि कटन बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसकी दिशाएं अलग अलग होगी, जो कि संभव नहीं है। देखिए, मान के चलिए एक विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, ये हो गया कटन बिंदु। इस कटन बिंदु पर हम लोग खींचते हैं स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा तो नीचे की तरफ और एक स्पर्श रेखा इशारा कर रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो बिंदु है एक बिंदु दो और कैसे जा सकता है? या तो एक बिंदु नीचे की ओर आ सकता है, या एक बिंदु ऊपर की ओर ही जा सकता है। यहाँ पर बिंदु किस ओर जाएगा? जिस ओर बल लगेगा। अब इस पर बल की दिशा दो है, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर। ठीक है, अब एक ही बिंदु पर यदि दो बल लगेंगे तो वो दो दिशाओं में जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बिंदु दो दिशाओं में जा कैसे सकता है? एक बिंदु दो दिशाओं में नहीं जा सकता, तो इसीलिए ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटती। ठीक है, चौथा नंबर आ गया, ये विद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, जिसके कारण विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, देखिए खिंची हुई डोरी कैसे, जैसे जब एक खिंची हुई डोरी होती है ऐसे सीधा हाथ मान लीजिए, ठीक है, ऐसे ये खिंची हुई डोरी है। ठीक है, लेकिन जब इसको इसके अंदर लचका देंगे, ठीक है, डोरी को जब ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसे लहर से बन जाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से वो लचकदार हो जाती है। ठीक है, ये जो लचकदार हो जाती है, ठीक है, जब रस्सी सीधी होगी तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी, लंबाई ज्यादा होगी, लेकिन जैसे ही रस्सी लचकदार होती है तो वो ऐसे ऐसे मुड़ भी तो जाती है बीच में से। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या हो जाती है, वो मुड़ जाती है, उसमें कर्व बन जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो छोटी हो जाती है। छोटे होने के कारण क्या हो जाती है, वो मतलब सिकुड़ गई, वो सिकुड़ने का प्रयत्न कर लिया ना उसने। ठीक है, एक सीधी करेंगे तो लंबी रस्सी, और जब ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे तो रस्सी छोटी हो जाएगी। ठीक है, छोटी रस्सी हो जाएगी तो उसमें क्या हो जाएंगे, लचकदार रस्सी बोलेंगे। लचकदार रस्सी क्या करती है, आपस में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। ठीक है, ऐसे ऐसे, ये देखिए इस तरीके से सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। ये इस तरफ बढ़ने का कोशिश करती है, और ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ, इनकी दिशाएं ऐसी होती है, ये आपस में मिलना चाहते हैं कर्व, इसको बोलते हैं सिकुड़ना। ठीक है, चलिए, जिसके कारण विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखिए, ये धनावेश है, धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है, ये निकल गई। ठीक है, और ये ऋणावेश है, ऋणावेश से विद्युत बल रेखा क्या करेगा, ऋणावेश तो विद्युत बल रेखा को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ देखिए, ये विद्युत बल रेखा इसके अंदर जा रही है, ये निकल रही और ये एब्जॉर्ब कर रहा। तो ये देखिए कि विद्युत बल रेखा कैसे होना चाह रही है, नीचे की ओर झुकना चाह रही है ऐसे, ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर। ठीक है, लग रहा ना ऐसा कि भाई ये आपस में मिलना चाह रही है। ठीक, तो ये क्या है, ये विद्युत बल रेखाओं का सिकुड़ना है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, दो विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पांचवा पॉइंट, ये विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, जिसके कारण समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं। देखिए, जब दो विद्युत बल रेखाएं जब समान प्रकृति का आवेश, जैसे कि ये भी धनावेश, इस तरफ भी धनावेश, दोनों से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं एक साथ टकराएंगी, तो ये अपनी लंबाई के लंबवत, लंबाई कैसी होती है इनकी, जिस दिशा से ये आ रही है, सपोज कीजिए अगर इस दिशा, ये वाली विद्युत बल रेखा इस दिशा से आ रही है, ठीक है, तो इसकी लंबाई कैसे होगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे। ये वाली विद्युत बल रेखा इस दिशा से आ रही है, तो इसकी लंबाई कैसे होगी, ऐसे। ठीक है, अब जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलने वाली होंगी, ठीक है, तो ये अपनी लंबाई के लंबवत, लंबाई तो हो गई ऐसे, और लंबाई के लंबवत कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, ये लंबाई और ये लंबाई, ये इसके लंबवत, ये लंबाई और ये लंबवत, ये इस दिशा से आ रही, ये इस दिशा से आ रही। जब दोनों आपस में मिलने वाली होंगी तो ये क्या हो जाएंगे, अपनी लंबाई के लंबवत मुड़ जाएंगे।
और ऊपर की तरफ चल जाएगी। लेकिन समान प्रकृति के विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, एक दूसरे के समीप आएंगी, ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है, एक दूसरे के समीप आएंगी, ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगी। कुछ विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समीप आएंगी, नीचे की तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है, ऐसे समीप आएंगे, नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। तो इसको कहते हैं अपनी लंबाई के लंबवत मुड़ना। ठीक है, जिससे कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, दूर हटाते हैं। जब ये ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है, तो फिर ये आपस में मिल ही नहीं पाते, तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। यहाँ देखिए, जैसे ये धनावेश धनावेश दोनों को एक दूसरे के समीप लाया गया, तो इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं ऊपर की तरफ मुड़ गई, फिर नीचे की ओर मुड़ गई। यहाँ पर इनके बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। अरे देसी भाषा में आप समझ लो, एक झाड़ू ले, दो झाड़ू ले लो, ठीक है, दोनों को आपस में ऐसे उलझाओ, फंसा लो। फंसाने के बाद क्या होगा, उसकी कुछ के ऊपर की तरफ, कुछ नीचे की तरफ, कुछ ऐसे दाएं बाएं ऐसे निकलेगी। ठीक है, तो वही तो होता है, वही तो होता है प्रतिकर्षण। अब झाड़ू को झाड़ू के अंदर थोड़े ना फंसाया जा सके, तो बिल्कुल वही प्रतिकर्षण है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और ये डायग्राम है, इनको अच्छे से बना लीजिएगा। हम इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे का कार्य करते हैं। तो अब नंबर आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे। मान लीजिए इसके अंदर कोई आवेश निकाय है, ठीक है, कोई आवेश रखा हुआ है यहाँ पे, सपोज कीजिए प्लस आवेश है। इससे विद्युत बल रेखाएं निकलनी सभी दिशाओं में, और ये विद्युत क्षेत्र बना हुआ है यहाँ पे। ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, यहाँ इस बॉक्स के अंदर विद्युत क्षेत्र। अब हमें इस बॉक्स के अंदर किसी बिंदु पर करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज कीजिए ये बड़ा है, एक बिंदु बना दिया हमने, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात होगी, हमें इसको रखना पड़ेगा पहले क्यू नोट आवेश, जिसको धन परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, धन परीक्षण आवेश, इसको बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु, ये बिंदु है, बिंदु के ऊपर यदि कोई बिंदु को भी नाम दे देंगे पॉइंट, ठीक है, बिंदु पी के ऊपर धन परीक्षण आवेश उपस्थित है। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश उपस्थित है, और हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कैसे होगी, इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाएगी। विद्युत बल की दिशा कैसे है, बाहर की ओर। ठीक है, तो इस पर बल की दिशा कैसे होगी, बाहर की ओर। ठीक है, तो इस पर फोर्स तो अप्लाई होगा, बल तो लगेगा। अब इस पर जो बल लगेगा, ठीक है, जो भी बल लगेगा, वो बल तथा इस धन परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आगे बात समझ, उस लगने वाले बल तथा विद्युत क्षेत्र के अंदर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इस बात को लिखा कैसे गया है वो देख लेते हैं। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर उपस्थित, उस बिंदु पर उपस्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस बिंदु पर उपस्थित धन परीक्षण आवेश, बिंदु के ऊपर धन परीक्षण आवेश है और उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर क्या लगेगा, बल से मापते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में रखा गया धन परीक्षण आवेश Q नोट है, विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा धन परीक्षण आवेश Q नोट है तथा उस पर लगने वाला बल F वेक्टर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नोट होगी। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। आप इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर उपस्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F वेक्टर तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यह परिभाषा इस पर बैठती सही है, एकदम सटीक। देखिए कैसे, विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही तो है, विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र, सॉरी मैंने बोल दिया गलती से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर उपस्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F वेक्टर तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है, अर्थात F वेक्टर बराबर F वेक्टर और E वेक्टर बराबर
एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, अब ये परिभाषा लिखने के पश्चात फिर कार्य आता है मात्रक का। तो आप ये परिभाषा लिखिए, चाहे ये परिभाषा लिखिए, परिभाषा कोई सी लिख लीजिए, मात्रक तो आपको लिखना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसको लिख सकते हैं N/c। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। आगे बात समझ में, क्या होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, एफ का मात्रक लिखा, कूलाम क्या को मात्रक लिखा, हो गया बस, न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए, अब लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की विमा। विद्युत क्षेत्र की विमा, विद्युत क्षेत्र की विमा, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिखो दोबारा से, बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट बराबर। एफ की विमा क्या होती है? एफ की विमा क्या होती है? एफ की विमा होती है एम एल टी माइनस टू, और क्या होगी विमा? ए टी। मैंने आप लोगों को बोला भी था शायद पिछली वीडियो में कि आप 4 चीजों की विमा याद करो, एफ की, क्यू की, डब्ल्यू की, एल मीटर की। ठीक है, बस वो आप काम हो जाएगा, सारी विमा निकाल सकते हो। ई की विमा निकालने का नंबर है, किस किस का यूज हो रहा? एफ का और क्यू का। तो एफ की विमा रख दी और ए की, क्यू की विमा रख दी। अब दोनों को एक साथ करके लिखेंगे, एम एल अकेला ही है पूरे में, तो एल अकेला ही लिखेंगे। टी एक यहाँ, टी की पावर -2, और टी नीचे भी है एक, टी की पावर -2। नीचे वाला टी जब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो माइनस, यहाँ प्लस की पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस का 2 माइनस का 1 क्या हो जाएगा? माइनस का 3। और ये ए ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ये हो गया एम एल टी -3 ए -1, ये हो गई इसकी विमा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की विमा एम एल टी -3 ए -1, ये इसकी विमा होगी। अब आप लोग इसका स्क्रीन जोड़ लीजिए, मैं फिर इससे साफ करता हूँ। चलिए, अब इसके बाद नंबर आता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखिए, जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक अल्प दूरी पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव निकाय कहते हैं। देखिए, जैसे कि एक आवेश यहाँ और ए से बड़ी ही अल्प दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर एक आवेश यहाँ पर धनावेश, यहाँ पर ऋण आवेश। जब दो विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे के बेहद समीप रखे हो तो इसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसके बीच का बिंदु O होता है और इसके यहां से यहां तक की दूरी को हम L मानते हैं और यहां से यहां तक की दूरी को L, और कुल दूरी होती है इसके अंदर 2L। ठीक है, ये होता है विद्युत द्विध्रुव। चलिए, मैं इसके बारे में लिख दूं, विद्युत द्विध्रुव। जब किसी विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें विपरीत प्रकृति के समान, दो विपरीत प्रकृति के समान आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे हो तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं, विद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिणाम नाम व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे हो तो अति अल्प दूरी
2l, यहाँ पे लिख देते हैं 2l, अति अल्प दूरी 2l पर रखे हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जब दो समान परिणाम व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी 2l पर रखे हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक मान होता है, चलिए वो मान भी लिख देते हैं। मान क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव तो हो गया एक निकाय का मान, और वैद्युत द्विध्रुव का कुल जो परिणाम होता है उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश की मात्रा और बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको P से प्रदर्शित किया जाए तो P बराबर ये होता है। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश की मात्रा तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात P बराबर Q इंटू 2l, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? देखिए P का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक, क्यों का मात्रक आवेश, और इसका L का मात्रक मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा C इंटू M, कूलम इंटू मीटर। ये इसका मात्रक वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है। इसकी विमा करके याद करनी पड़े, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। तो विमा कैसे ज्ञात करेंगे? आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश क्या का मात्रक ये होता है AT, और M का मात्रक क्या होता है? M का मात्रक मीटर, मीटर मतलब लंबाई L, तो ये हो जाएगा ALT, ये इसकी विमा होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसमें करना कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए क्या करना होता है कि जब दो समान मात्रा के आवेश, ठीक है, एक समान परिणाम के आवेश विपरीत प्रकृति के हो, ठीक है, समान हो लेकिन विपरीत हो, समान परिणाम के विपरीत आवेश एक दूसरे से बड़ी अल्प दूरी 2l पर रखे होते हैं तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो ऑब्वियसली मान होता है, संख्यात्मक मान होता है, उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश की मात्रा, या तो आप प्लस वाले आवेश की मात्रा ले लीजिए या माइनस वाले आवेश की मात्रा ले लीजिए, किसी एक आवेश की मात्रा तथा आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात P बराबर क्या इंटू 2l। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकाला फिर हमने, आवेश इंटू मीटर, ठीक है, आवेश कहां से? क्यों का मात्रक, L का मात्रक मीटर, तो ये हमने लिखा आवेश इंटू मीटर। फिर इसका विमा निकाला। विमा कैसे निकाला? क्यों का विमा इंटू में L मतलब लंबाई, लंबाई की विमा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से करना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी है।
तो आशा है आप लोगों को हमारे द्वारा बनाया गया ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो पर जो भी आपके रिमार्क्स हो वो कमेंट्स में दिखाइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस चैप्टर की लगभग 4-5 वीडियो डाली जाएंगी। वैसे तो हम 3 या 4 वीडियो में ही लेक्चर को खत्म करते हैं, चैप्टर को खत्म करने की सोचते हैं। लेकिन क्या हुआ कि उसमें पहली जो वीडियो है वो 33 मिनट की बनाई गई, ठीक है। पहली वीडियो छोटी है इसलिए टाइम थोड़ा एक लेक्चर बढ़ गया है, एंड 4 वीडियो में ही 4 लेक्चर में ही चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा ये वीडियो देखते रहिए। ऐसे ही कंटिन्यू हम धीरे धीरे करके इसी चैनल पर सारे फिजिक्स को खत्म करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी ये वीडियो देखने के लिए।